हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 11 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में आपको 1 मिनट में पिछले दिन का करंट अफेयर रिवाइज कराया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग आज की टॉप 10 करंट अफेयर को डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा पिछले साल के करंट अफेयर का रिवीजन भी करते चलेंगे। साथ ही साथ ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को भी देखेंगे और एंड में होगा आज का सवाल। चलिए तो शुरू करते हैं पहला सेशन, कल का क्विक रिवीजन। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, और इसके लिए सम्मेलन अभी इंदौर में आयोजित किया गया था। कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना? वो है केरल। हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा अभी हाल ही में भारत के जो वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, इनको सम्मानित किया गया है अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में केविन मैककार्थी चुने गए हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 दिनों के लिए एक अभियान शुरू किया है, यूपी ग्लोबल सिटी अभियान। और अभी गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हो चुका है। ब्रिटिश जूनियर ओपन में गर्ल्स अंडर 15 में स्क्वैश का खिताब जीत लिया है अनाहत सिंह ने। और अभी पतंग राव कदम पुरस्कार से सम्मानित किए गए अदार पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। मनप्रीत मोनिका सिंह, ये अमेरिका में दोस्तों पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की हैं। और बिहार और पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर रहे और यूपी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे केसरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन हो गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया 1 मिनट में रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में हिंदी को महत्व को चुनने के लिए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2006 से। तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने इसकी शुरुआत करी थी 2006 में। एक्चुअली में 10 जनवरी का दिन चुने जाने के पीछे एक इतिहास है। इतिहास क्या है? 10 जनवरी के दिन 1975 में दोस्तों नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में, वहां पर हुआ था पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। उसी विश्व हिंदी सम्मेलन की याद में ये दिन चुना गया 10 जनवरी। तो 2006 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है विश्व हिंदी दिवस, दुनिया भर में हिंदी की पहचान बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और, ये तो है विश्व हिंदी दिवस, एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ये क्यों 14 सितंबर को मनाया जाता है? क्योंकि 1949 में जब भारतीय संविधान में हिंदी को अडॉप्ट किया गया एज ए राजभाषा है हिंदी। ठीक है, राजभाषा के रूप में हिंदी को अडॉप्ट किया गया, तब से इसीलिए 14 सितंबर को मनाया जाना शुरू हुआ है क्या? हिंदी दिवस, वो भी राष्ट्रीय वाला। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अब जनवरी महीने के अभी तक इंपॉर्टेंट डे कौन कौन से आए? डीआरडीओ स्थापना दिवस 1 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। आगे, सीरियम एविएशन एनालिटिक्स के द्वारा जारी 2022 के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में कौन सा हवाई अड्डा टॉप पर है? तो दोस्तों इसमें टॉप पर है हनेडा हवाई अड्डा। ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है टोक्यो में। टोक्यो जापान की राजधानी है, वहां पर पड़ता है। अच्छा, इस लिस्ट में टॉप 10 में 2 भारतीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल हैं, जिसमें एक तो है कैंपेगौड़ा, जो कि सेकंड पोजीशन पाया हुआ है, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नई दिल्ली वाला है, ये 7वें पायदान पर है। ठीक है, कैंपेगौड़ा कहां पर है? ये बेंगलुरु में है। आप सबको पता होना चाहिए, कैंपेगौड़ा जी बेंगलुरु के संस्थापक हैं और इन्हीं के नाम पर नाम दिया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, बेंगलुरु एंड दिल्ली एयरपोर्ट रिकॉग्नाइज एज ए टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट इन 2022। तो ये टॉप परफॉर्मिंग में अपने 2 एयरपोर्ट इसमें शामिल हैं। ठीक है ना? लेकिन सबसे ज्यादा टॉप पर कौन है? फर्स्ट पर कौन है? हनेडा एयरपोर्ट, टोक्यो जापान का। इस रिपोर्ट को जारी किसने किया? सीरियम एविएशन एनालिटिक्स ने। अच्छा, कल एसएससी जीडी का एग्जाम था और उसमें पूछा गया था दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? तो याद रखिएगा अटलांटा हार्ट्सफील्ड जो है एयरपोर्ट अमेरिका का, जो कि सबसे बिगेस्ट एयरपोर्ट है इन द वर्ल्ड। ओके, याद रखेंगे ये भी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विमोचित पुस्तक रोलर कोस्टर एंड अफेयर विद बैंकिंग के लेखक कौन है? इसको लिखा है दोस्तों तमाल बंदोपाध्याय ने।
तमाल बंदोपाध्याय की ये पुस्तक है, नई पुस्तक आई हुई है इनकी, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये पुस्तक की तस्वीर है तमाल बंदोपाध्याय की, रोलर कोस्टर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा, इनकी पुस्तकें पूछी जाती हैं। इनकी और पुस्तकों में अगर बात करें तो ए बैंक फॉर द बक, सहारा, द अनटोल्ड स्टोरी, ये सभी हैं, ठीक है। तो ये तीनों बुक का नाम एक्चुअली में आप याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अच्छा, पिछले दिनों का भी बुक जो आया है उसको भी रिवाइज कर लेंगे। अंबेडकर ए लाइफ नाम की बुक अभी शशि थरूर जी ने लिखा है। रिवोल्यूशनरीज संजीव सान्याल की पुस्तक है। चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 रंजन गोगोई, जो कि फार्मर सीजीआई रहे हैं, इन्होंने लिखा है। फोक्स इन द रोड सी रंगराजन की पुस्तक है। फिट एट एनी एज, इसको एयर मार्शल पीवी अय्यर ने लिखा है, रिटायर्ड हो चुके हैं। द इंडियन नेवी एट 75, इसको रंजीत बी रॉय और अरिता बनर्जी ने लिखा है। और द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा की पुस्तक है, ठीक है। पिछले दिनों की बुक्स का भी आप रिवीजन करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 में सेवा क्षेत्र में शीर्ष पर कौन सी कंपनी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में सेवा क्षेत्र में टॉप पर कंपनी आई हुई है पीजीसीआईएल। पीजीसीएल या कहे पीजीसीआईएल यानी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर ग्रिड इसे आप जनरली आप जानते हैं पावर ग्रिड के नाम से, ठीक है। तो पावर ग्रिड कंपनी जो है ना, ये अभी सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण का एक रिपोर्ट आया 2021-22 का, उसमें सेवा क्षेत्र में सबसे अच्छी कंपनी बनकर के उभरी हुई है। यहां पर भी आप आर्टिकल देख पाओगे रेफरेंस के लिए। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन रैंक्स फर्स्ट इन सर्विस सेक्टर इन डीपीई सर्वे 2021 टू 2022। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना 23 अक्टूबर 1989 में की गई थी। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है और महासचिव हैं कांदी कुप्पा श्रीकांत। ये एक महारत्न कंपनी है, ठीक है, महारत्न कंपनी है। और वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 12 महारत्न कंपनियां हैं। तो 12 में से एक कंपनी ये भी है। अच्छा, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक और महारत्न कंपनी के बारे में बताया था जिसने अवार्ड जीता था, ओएनजीसी। ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी एक महारत्न कंपनी है। और इसने अभी हाल ही में शीर्ष लाभ कमाने का रिकॉर्ड बनाया था, मतलब कि सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली, प्रॉफिट गेन करने वाली ये सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम बनी थी, कंपनी बनी थी 2021-22 में। क्लियर है? तो दोनों क्वेश्चन आप महारत्न कंपनियों से याद रखेंगे। बाय द वे, ओएनजीसी के नए अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह बनाए गए, जो कि पहले बीपीसीएल में हुआ करते थे। अगला, भारत का पहला कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र कब तक तैयार किया जाएगा? तो ये बनकर के तैयार होगा दोस्तों अक्टूबर 2024 तक। भारत का पहला कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र होगा और ये ओडिशा में बनकर के तैयार होगा। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, इंडियाज फर्स्ट एवर कोल गैसिफिकेशन बेस्ड कल्चर फर्टिलाइजर प्लांट इन ओडिशा विल बी रेडी बाय अक्टूबर 2024। तो इसको मनसुख मंडाविया जी ने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया हुआ है। मनसुख मंडाविया आपको पता हो भारत के स्वास्थ्य मंत्री तो हैं ही हैं, साथ ही साथ एक और मंत्रालय संभालते हैं। कौन कौन सा मंत्रालय है वो है केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री। तो केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री के तहत इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो 2 मंत्रालय आज के टाइम पर इनके पास है। याद रखना, ये सब छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है एग्जाम में कि किसके पास कौन सा मंत्रालय है वगैरह वगैरह। चलिए, तो फिलहाल अक्टूबर 2024 में ये होगा, ठीक है। यूरिया का उत्पादन करने के लिए होगा। अच्छा, एक चीज और, यूरिया का उत्पादन करने के लिए ना कोयले का वैकल्पिक रूप से उपयोग करेगा गैसीकरण को। गैसीकरण एक नई टेक्नोलॉजी है। यूरिया का ही उत्पादन, या कहें कि यूरिया के लिए हम लोगों ने एक नया यूरिया टाइप का बनाया हुआ है, लिक्विड यूरिया। लिक्विड यूरिया आपको पता होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन भी किया था। इफ्को के द्वारा बनाया गया है ये लिक्विड यूरिया, जो कि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है। इससे यूरिया का जो इंपोर्टेशन है, जो विदेशों से मंगाए जाते हैं, वो नहीं मंगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इफ्को ने ये बनाया है दुनिया का पहला, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा पहला ये लिक्विड यूरिया का प्लांट का भी उद्घाटन किया जा चुका है भारत में। ओके, अच्छा चलिए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं पिछले साल के करंट अफेयर का। 10 करंट अफेयर का हम लोग क्विकली रिवीजन करेंगे, बीच बीच में रिवीजन भी जरूरी है। तो देखो, आगामी मेक इन ओडिशा कार्यक्रम के लिए ओडिशा ने किसके साथ समझौता किया? फिक्की के साथ। देखो, अभी फिक्की की ही बात कर रहे थे हम लोग। अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसके लेखक कौन है? इसको संजय बारू ने लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट अनाहत सिंह बनी। और अभी अनाहत सिंह के बारे में ही मैंने आपको स्क्वैश चैंपियनशिप में बताया था। स्क्वैश चैंपियनशिप इन्होंने जीत लिया है ब्रिटेन में। स्क्वैश की ये खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, स्क्वैश की। तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हो गया? तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे।
विधानसभा में किस राज्य में विधानसभा में सीटों की संख्या सबसे कम है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिक्किम रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पर सिक्किम दिया गया है, ठीक है। 24 सीटें हैं वैसे विधानसभा में यहाँ पर। आगे 2021 का पुरुष यूरो चैंपियनशिप इटली ने जीता था। और आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंडा और दूध योजना शुरू की? केरल ने, बहुत बार आपको बताया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य सरकार ने नाश्ता योजना शुरू की है, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए। पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल हुआ है, ये कहां पर आयोजित हुआ? यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। विश्व बैंक का कंट्री निदेशक किसे नियुक्त किया गया? अगस्त तानो कुआमे को भारत के लिए विश्व बैंक का कंट्री निदेशक नियुक्त किया गया है। और चौथे ओएनजीसी पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन हरदीप सिंह पुरी जी ने किया है। क्लियर? ये बीच बीच में आपको क्वेश्चंस का रिवीजन कराया जाता है, तो इसके लिए भी आपको एक लाइक तो करना बनता है। अच्छा, कल एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ। कल ना वीडियो का व्यूज जो है ना वो फ्रीज हो गया था, पता नहीं क्यों, मतलब 770 व्यू पर वीडियो रुक गया था। और ये ऐसे शाम तक होता रहा, रात को 8 बजे के बाद से ये व्यूज बढ़ने शुरू हुए कल की वीडियो में। तो 770, पता नहीं क्या यूट्यूब का ग्लिच था, मतलब लाइक बढ़ते जा रहे थे। लाइक एक टाइम पर मतलब लगभग 700 के आसपास लाइक पहुंच चुके थे, 700 व्यू पर ही, ठीक है। तो लाइक बढ़ते जा रहे थे, लेकिन व्यूज फ्रीज हो गया था किसी कारणवश। अब वो यूट्यूब का कोई ग्लिच था शायद, फिर रात में बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। हालांकि वो पूरा पूरा व्यू नहीं शो कर रहा है अभी भी लगभग 1,500 से 2,000 ही आसपास में शो कर रहा है। फिलहाल आगे देखते हैं। महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 किसने जीता? इसको जीता है दोस्तों टालोन ग्रिक्सपुर ने। टालोन ग्रिक्सपुर, इन्होंने अपना पहला एटीपी वर्ल्ड टूर टाइटल जीता हुआ है। ये टाटा ओपन महाराष्ट्र चैंपियनशिप जीत चुके हैं, ठीक है। टेनिस टूर्नामेंट था ये, और भारत में एकमात्र एटीपी टूर्नामेंट होता है ये। टोटल एटीपी के 250 आयोजन किए जाते हैं, जिसमें से 27वां ये था, 27वां संस्करण था, और भारत में एकमात्र होता है ये। टाटा इसका टाइटल स्पॉन्सर है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। टाटा ही टाइटल स्पॉन्सर होता है इसका। पुणे में महाराष्ट्र में आयोजित किया गया 2 से 7 जनवरी के बीच में। और बेंजामिन बोंजी को, जो कि फ्रांस के हैं, इनको फाइनल में हरा करके टालोन ग्रिक्सपुर ने, जो कि नीदरलैंड के हैं, इन्होंने जीत लिया महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट। क्लियर? पुरुष एकल में यानी कि मेंस सिंगल में। अगला, पेटीएम पेमेंट बैंक के नए सीईओ कौन बने? तो पेटीएम पेमेंट बैंक के नए सीईओ दोस्तों बन गए हैं सुरेंद्र चावला। कौन बन गए? सुरेंद्र चावला। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक अपॉइंट सुरेंद्र चावला एज एमडी सीईओ पोस्ट आरबीआई नॉट, यानी आरबीआई की मंजूरी मिल चुकी है इनकी नियुक्ति को लेकर के। देखो, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, कोई भी बड़ी जो पेमेंट बैंकें हैं या फिर कोई भी बैंकें हैं, उनका अगर टॉप लेवल का अधिकारी चेंज करना होता है, जैसे एमडी सीईओ हुआ, अध्यक्ष हुआ, ये सब अगर चेंज करना होता है ना, तो आरबीआई से मंजूरी लेनी पड़ती है, और बिना आरबीआई की मंजूरी के चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप कोई भी प्राइवेट बैंक के ही क्यों ना निदेशक हो या फिर उसके फाउंडर ही क्यों ना हो, तो आप मैक्सिमम 15 साल तक रह सकते हो। ये भी गाइडलाइन जारी की थी आरबीआई ने, इससे ज्यादा नहीं रह सकते हो। क्लियर? फिलहाल यहाँ पर सुरेंद्र चावला की बात करेंगे, तो ये जनवरी 2023 से अब पेटीएम पेमेंट बैंक के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि पेटीएम जो है ये 197 कंपनी कम्युनिकेशन इसकी पेरेंट कंपनी है, इसकी ये चाइल्ड कंपनी है पेटीएम, और पेटीएम का ही एक पार्ट है पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है। इसके कई और अलग अलग पार्ट है, ठीक है, पेटीएम लोन, पेटीएम वगैरह बहुत सारे पेटीएम बिजनेस, तो उसमें पेटीएम पेमेंट बैंक जो है ना, ये सब यूनिट है। अभी भी पेटीएम के अगर सीईओ अगर आपसे पूछा जाए तो विजय शेखर शर्मा बताएंगे, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक के अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे सुरेंद्र चावला। क्लियर होना चाहिए। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। फाउंडर और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। मुख्यालय इसका नोएडा में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एसजेवीएन की राजस्थान में बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी? तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एसजेवीएन की राजस्थान में बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी हुई है। लाइव मिंट का आर्टिकल है आपके सामने। प्रेसिडेंट मुर्मू लेज फाउंडेशन स्टोन फॉर एसजेवीएन 1000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन राजस्थान। 1000 मेगावाट की ये परियोजना है, बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना। बीकानेर के बांदर गांव वाला गांव के आसपास में ये बनाई गई है, 5000 एकड़ की जमीन में, ठीक है। अच्छा, एसजेवीएन लिमिटेड का की ही जो सहायक कंपनी है एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, उसके द्वारा ये बनाई गई है, ऑपरेट की जाएगी।
मार्च 2024 तक ये चालू होने की उम्मीद है और पहले ही वर्ष में ये 2454 मिलियन यूनिट का उत्पादन कर देगी। ठीक है, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है। अब आया है राजस्थान। राजस्थान जानते हैं कहां पर है। इंडिया के मैप में अगर आप ढूंढोगे सबसे बड़ा राज्य कोई है तो वो है राजस्थान। इसकी राजधानी होती है जयपुर और इसके सीएम है अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी से हैं। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की कितने राज्यों में सरकार है? 3 राज्यों में। ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं और बनेंगे, याद रखिएगा। एक तो राजस्थान है, एक है छत्तीसगढ़ और एक है अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो राज्यों की पार्टियों को सरकार याद रखिएगा। तो कहां कहां पर? हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़, यहां रहा। इन तीनों पे कांग्रेस की सरकार है। ठीक है ना। चलो आगे। यहाँ के गवर्नर कलराज मिश्रा जी हैं। और झीलों में बात करें तो पुष्कर झील है, राजसमंद है, पिछोला है, फतेह सागर है। इसके अलावा जयसमंद, सांभर झील वगैरह भी यहीं पर है। सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना पक्षी विहार यहीं पर है। घूमर, पनिहारी, कालबेलिया, गरबा, गोगा ये प्रमुख लोक नृत्यों में आते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जिलों की संख्या 33 है। विधानसभा में 200 सीटें, लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 10 सीटें यहाँ से जाती हैं। राजकीय पशु है ऊंट या चिंकारा, राजकीय पक्षी है गोडावड़ और राजकीय पुष्प है रोहिड़ा। अगला, हाल ही में आयोजित 36वां इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब किस यूनिवर्सिटी ने जीता? तो ओवरऑल मेडल टेबल में टॉप पर रही दोस्तों केरल यूनिवर्सिटी। अभी 36वां इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल आयोजित किया गया। इसमें केरल यूनिवर्सिटी के बच्चों ने सबसे ज्यादा मेडल जीत करके टॉप पोजीशन हासिल की है। ये कहां पर आयोजित हुआ था? तिरुपति में। ठीक है, अच्छा। आलेख पुंजाला को मुख्य अतिथि चुना गया था, जो कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की बहुत ही प्रसिद्ध नृत्यांगना है। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो है ये उप विजेता रहे, यानी कि दूसरी सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाली ये यूनिवर्सिटी बनी। ठीक है, 5 श्रेणियों के तहत इसमें पुरस्कार दिए गए, जिसमें संगीत, नृत्य, ललित कला, रंगमंच और साहित्यिक कार्यक्रमों में आयोजित किए गए थे। ये बात हो रही है यूनिवर्सिटीज के यूथ फेस्टिवल की। एक पॉइंट यहीं से लिंक करेंगे हम लोग। एक तो खेलो इंडिया तो आपने सुना होगा, खेलो इंडिया यूथ गेम होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम तो होता ही होता है, एक होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण तो मध्य प्रदेश में होना है, ये तो आपको याद ही होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का भी 3रा संस्करण अनाउंस हो चुका है। पहला तो हुआ था भुवनेश्वर में, दूसरा हुआ बेंगलुरु में और तीसरा होगा यूपी में। तीसरा उत्तर प्रदेश में खेला जाएगा, उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटीज में खेला जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे, हाल ही में इनाम पहल ने प्लेटिनम पुरस्कार जीता है। ये पहल किस मंत्रालय की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनाम पहल दोस्तों शुरू किया था कृषि मंत्रालय ने और इसने अभी हाल ही में प्लेटिनम पुरस्कार जीत लिया है। आर्टिकल देख पाएंगे, डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022। ये डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत सम्मानित किया गया है। इनाम विंस प्लेटिनम अवार्ड इन डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन कैटेगरी। तो इनाम पहल जिसकी वजह से जो नागरिकों को डिजिटल एम्पावरमेंट में मदद मिली है, इस वजह से इसको प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है। ये किसके तहत आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। क्लियर? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ये अवार्ड दिए हैं, प्लेटिनम पुरस्कार इसको मिला है। ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको आई होगी वीडियो पसंद। कल एसएससी जीडी का एग्जाम था और कल दिन भर का जो भी तीनों शिफ्ट हुआ, जो भी एग्जाम हुआ, उसका मैंने रात में एनालिसिस डाला हुआ था। आप जाकर के वीडियो देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर आप डेली करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो आपको करंट अफेयर के अलावा जीके के भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, वो भी सब के सब कवर हो जाएंगे। मतलब आप देखोगे उसमें 90% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके डेली करंट अफेयर से ही आ गए हैं। मतलब डेली करंट अफेयर पढ़ाने के साथ साथ जो मैं स्टैटिक आपको बता देता हूं ना, वो सारी चीजें आपको वहां पर मिल गई हैं। स्टैटिक जीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें। वैसे अगर आप चाहते हो कि एक ही जगह पर स्टैटिक जीके का सारा कुछ मिल जाए तो आपके लिए स्टैटिक जीके का राफेल जेट ई बुक लॉन्च किया गया है। जबरदस्त ई बुक है। इसमें स्टैटिक जीके के हर एक चैप्टर को कवर किया गया है। खास बात यह है कि प्रत्येक चैप्टर में थ्योरी होती है, उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेट होता है। मोस्ट डिमांडिंग ई बुक है, बहुत दिनों से आप लोग को इंतजार था और इस पर हम लोग काम भी कर रहे थे। इसमें खास बात यह है कि चैप्टर्स में जो भी चीजें रहेंगी उसको इमेजेस और एनिमेशन के साथ समझाया गया है।
जिसकी वजह से, जिसकी मदद से आप साथ ही साथ जब चित्र देखोगे, एनिमेशन देखोगे तो वो दिमाग में बैठी रहेंगी। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चीजें याद हो जाएंगी। जो स्टैटिक आपको रटना पड़ता था वो आप थोड़ा सा दिमाग में बैठा पाओगे इमेजेस के माध्यम से। तो इसमें आप देख पाएंगे हर प्रकार की चीजें यहाँ पर कवर की गई हैं। ऐसी ऐसी चीजें जो आपको ढूंढने से जल्दी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर कवर की गई हैं और इस ईबुक को मात्र अभी के लिए 49 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हो। ये ईबुक फॉर्मेट में है, पीडीएफ फॉर्मेट में है, तो इसे आप अभी लेकर के अभी से रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। इस नंबर पर व्हाट्सएप करो या फिर एमजीटी ऐप पर जाकर के इसे परचेज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं ग्रुप डी एग्जाम 2022 के पूछे गए प्रश्नों की। तो देखिए, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम या कहें कि एमएसएमई क्षेत्र में वृद्धि एवं विकास में सहायता के लिए प्रयोजनार्थ भारतीय संसद की एक अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित किया गया था। तो 1990 में स्थापित संस्थान बहुत बार आपको बताया गया है, सिडबी, जिसका हेडक्वार्टर यहीं लखनऊ में है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों का अपरदन करता है तब नदी में बहने वाले मोड़ को क्या कहा जाता है? तो इसे विसर्प कहा जाता है। ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग छोटी आंत उसमें रहेगा सही। ठीक है, तो छोटी आंत आपको पता होना चाहिए कि वो उत्सर्जन अंग के रूप में काम नहीं करता है, ये पाचन के रूप में काम करता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है? तो जिप्सम को कहते हैं। कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक है? तो सेसियम है। ये सब ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अगला, भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1963 में पारित किया गया था। मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो मार्च 2022 तक तो सुशील चंद्रा थे, लेकिन अभी वर्तमान में अगर बात की जाए, वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान है राजीव कुमार। राजीव कुमार, और इनकी सहायता के लिए दो चुनाव आयुक्त कौन कौन से हैं? एक तो अभी अरुण गोयल जी नए नियुक्त किए गए हैं, अरुण गोयल नए नियुक्त किए गए हैं, और एक हैं अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे जी पहले से ही है। ठीक है ना, तो चुनाव आयुक्त है। किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती हैं। जून 2022 तक किस राज्य में पंचायती राज संस्थान मौजूद नहीं थे? नागालैंड में। क्लियर है, ये क्वेश्चंस थे ग्रुप डी एग्जाम 2022 की जो पूछे गए थे। ऐसे ही आप रिवीजन अगर करते रहेंगे, करंट अफेयर देखते रहेंगे, बहुत सारे एग्जाम को मैं कवर करवाने वाला हूँ। ग्रुप डी एग्जाम को सोच रहा हूँ अभी 50 क्वेश्चन तक लेकर चला जाए, उसके बाद अन्य किसी एग्जाम को उठाया जाए। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग की डिमांड है कि और भी एग्जाम्स को उठाया जाए, तो बिल्कुल लिया जाएगा, सभी का लिया जाएगा, बस आपको धैर्य बना करके रखना है। ठीक है ना, चलिए ये एक देखिए छूट रहा है, गर्भ निरोधक गोलियों के प्रभाव के कारण क्या रुक जाता है? अंडोत्सर्ग या निषेचन प्रक्रिया रुक जाती है। ठीक, चलिए, तो कल आपसे पूछा गया था वॉल ऑफ पीस पर कुल कितनी भाषाओं में शांति शब्द लिखे हैं? हालांकि गलती से कल मैंने इसका जवाब भी दे दिया था, लेकिन चलिए 250 प्लस बहुत सारे लोगों ने तब भी इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट्स बहुत सारे बताए। राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व युवा दिवस 12 जनवरी और 12 अगस्त को मनाया जाता है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 17वां संस्करण कहां आयोजित किया गया। अच्छा, कोशिश कीजिएगा 16वां वाला अगर याद हो तो ये भी बता देना। 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है भारत के? ये भी बता दीजिएगा। ये तो थे आज के करंट अफेयर। इसकी फ्री में क्विज और फ्री में पीडीएफ आपको मिलेगी एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी सर्च करके डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन को, फ्री में पीडीएफ, फ्री में क्विज प्राप्त कीजिए। अब तो वीकली करंट अफेयर की भी क्विज डला दी गई है, तो सप्ताह भर का जाकर के आप क्विज सॉल्व करके देखो, चेक करो कि आपका कितना सही होता है। ठीक है ना, और वन लाइनर अगर चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम पर भी आ गए हैं, तो इंस्टाग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।